हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ए यूनिट 1 से स्टार्ट किया था। आपको पता है जो पार्ट ए है वो 10 मार्क्स का आना है आपके एग्जाम्स में, और जो पार्ट बी है उसमें से आपके पास 50 मार्क्स का पेपर आना है। तो पार्ट बी को करना बहुत जरूरी है। तो पार्ट बी के यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपकी साइमल्टेनियसली पार्ट ए की भी रिवीजन होती जाए, पार्ट बी की भी रिवीजन होती जाए। यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। रो फैक्ट्स का कलेक्शन है विच हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन। सपोज करो मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, जैसे रमन कोमा 42 12। क्या आपको इन वर्ड्स को देखकर या इन नंबर्स को देखकर कुछ पता चल रहा है? नहीं ना, कुछ भी नहीं पता चल रहा। मतलब ये सिर्फ रो फैक्ट्स है जिससे हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। हो सकता है आप सोचो रमन तो चलो नाम पता चल गया, 42 एज भी हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, रूम नंबर हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे 12 क्लास हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है। हम ये देखकर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक रो डाटा है, रो फैक्ट्स हैं, उसे डाटा बोलते हैं। अगर मैं इसको प्रोसेस कर दूं, मैं आपको ये बता दूं पर्सन का नेम है, उसके इंग्लिश के मार्क्स है 42 और रोल नंबर है 12। अब इससे हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब हमने जब डाटा को प्रोसेस कर दिया वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कब होती है? जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं। हमारे पास डाटा है, डाटा को प्रोसेस करा, प्रोसेस करने पर वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, डाटा होगा टेस्ट मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्लास में जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो एक डाटा है। जब मैं उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर रही हूँ, मैं मार्क्स की एवरेज निकाल रही हूँ, मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स देख रही हूँ, मिनिमम मार्क्स देख रही हूँ, ताकि मुझे ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस के बारे में पता चले, मुझे कुछ यूजफुल मिल रहा है, उस यूजफुल पोर्शन को मैं इंफॉर्मेशन बोलूंगी। तो मतलब मेरे पास डाटा था, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, वो डाटा था, मैंने उससे कुछ कंप्यूटेशंस करी। क्या क्या कंप्यूट करा? एवरेज मार्क्स कंप्यूट करे, मैक्सिमम मार्क्स देखे, मिनिमम मार्क्स देखे। तो ये होगी प्रोसेसिंग स्टेज। प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली कि क्लास, ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। तो डाटा जस्ट एक रो फैक्ट्स है, जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब डाटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जो पहले डाटा कलेक्ट किया जाता था, मैनुअली किया जाता था। मैनुअली मतलब हाथ से सारा कॉपी पर। सपोज एक टीचर है, वो आपके सभी बच्चों के मार्क्स एक रजिस्टर पर नोट कर रहे हैं, पहले नेम लिख रहे हैं, उनके रोल नंबर लिख रहे हैं, उनके सभी मार्क्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हो गया डाटा। दूसरा दूसरा केस हो सकता है, अगर क्लास के सभी स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं, तो अटेंडेंस रजिस्टर का डाटा मैनुअली रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्टूडेंट के नेम, हाउस नंबर, फादर्स नेम, मदर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, फोन नंबर एटसेट्रा। ये सारा जब डाटा कलेक्ट हो जाता है ना, वो डाटाबेस बनता है। तो डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है। डाटा भी हो सकता है या इंफॉर्मेशन, बट स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर के स्टार्टिंग में कॉलम्स बने होते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, इसके अलावा और क्या क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर एटसेट्रा। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, उसे डाटाबेस बोलते हैं। पहले होता था मैनुअली, अब क्योंकि ज्यादा डाटा होता है तो मैनुअली स्टोर करना मुश्किल होता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर हो रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बन गया। तो एक तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। अब डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल करते हैं, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस एक तरीके का सिस्टम है दैट कंट्रोल्स द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है दैट इज डीबीएमएस। ठीक है। अब डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड। जैसे एक स्कूल है, स्कूल के कुछ एस्पेक्ट्स को स्टोर किया जा रहा है इन डेटाबेस, इसे हम मिनी वर्ल्ड भी बोलते हैं। जो रियल वर्ल्ड का एक छोटा पार्ट है दैट इज मिनी वर्ल्ड। अगर मिनी वर्ल्ड में कोई चेंज हो रहा है वो डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होगा। सपोज किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, वो अब उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया, तो मिनी वर्ल्ड में चेंज आया ना, जो स्टूडेंट का एड्रेस है वो चेंज हो गया, तो वो चेंज डाटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होगा। वो स्कूल जाकर बताएगा कि मैंने अपना घर चेंज करा है, मेरे घर का एड्रेस चेंज हुआ है, तो डाटाबेस में भी उसका एड्रेस चेंज किया जाएगा। तो अगर मिनी वर्ल्ड में कोई चेंज हो रहा है तो वो सेम चेंज डाटाबेस में भी किया जाता है। इट इज डिजाइन बिल्ड एंड पॉपुलेटेड विद डाटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो भी डाटाबेस बनाया जाता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। इट कैन बी ऑफ एनी साइज, जितने क्लास
में स्टूडेंट्स होंगे, जितने स्कूल में स्टूडेंट्स हो गए, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस बनेगा। एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। स्कूल क्या क्या डाटा कलेक्ट कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा। जैसे कुछ स्कूल्स में फादर की ऑक्यूपेशन, मदर की ऑक्यूपेशन, फादर की एज, मदर की एज, सब कुछ कलेक्ट किया जा रहा है। आधार नंबर फादर का, मदर का, बच्चे का तो है ही। तो जितना ज्यादा डाटा कलेक्ट करना होगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इट कैन बी मेंटेन मैनुअली, पहले मैनुअली किया जाता था और आजकल कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। तो डाटाबेस को मेंटेन मैनुअली भी किया जा सकता है, कंप्यूटराइज्ड वे में भी किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज डेटाबेस रिक्वायर्ड? हमें जरूरत क्यों है? ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एक लोकेशन पर स्टोर किया जा सके, विच मेक्स डेटाबेस सुटेबल चूज फॉर डाटा असेस, ताकि बाद में उस डाटा को यूज भी सही से किया जा सके, डाटा को असेस किया जा सके, चेंजेस करे जा सके साइमल्टेनियसली बाय सेवरल इंडिविजुअल्स। जैसे एक बार डेटाबेस बन गया, हर क्लास टीचर अपने क्लास का डाटा चेंज कर सकते हैं। क्विकली इजिली हम इंफॉर्मेशन को फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो बच्चों के डाटा स्टोर किए हैं, क्लास वाइज स्टोर किए हैं, ठीक है ना, सॉर्टेड वे में, मतलब पहले फर्स्ट क्लास का डाटा है, फिर सेकंड क्लास का डाटा है, फिर थर्ड क्लास का डाटा है, एंड सो ऑन, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। दूसरा हमने सॉर्ट किया रोल नंबर वाइज, पहले रोल नंबर 1 का डाटा आएगा, फिर रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3। तो ऐसे क्योंकि सॉर्टेड वे में डाटा को स्टोर किया गया है, तो सर्च करना भी इजी रहता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा इजीली एक जगह पर रखा जाए, उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। अब डेटाबेस बनाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको डीबीएमएस कॉल करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस दैट लेट यूजर्स बिल्ड, एडमिनिस्टर एंड यूज डेटाबेस। ये एक एप्लीकेशन, जैसे हमारे फोन्स पर ऐप होते हैं ना, सपोज आपके पास ऐप है, आपके स्कूल का ही ऐप है, कुछ स्कूल्स का ऐप होता है, उस ऐप पर जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, उनका सिलेबस डाला होगा, डेट शीट डाली होगी, जब टेस्ट का स्केड्यूल डाला होगा, एटसेट्रा। तो ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस एक तरीके का ऐप है जिसके अंदर डेटाबेस स्टोर किया जाता है और हम उसको यूज करते हैं। It permits development of data repository that may be created once and then accessible by various users in accordance with their needs. Suppose स्कूल का डेटाबेस है, जब आपने एडमिशन ले ली, आपने जब अपने स्कूल में एडमिशन करवाई, उस वक्त आपका डाटा डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा, मतलब क्रिएटेड वंस। फिर उसके बाद असेसेबल बाय वेरियस यूजर्स, फिर उसके बाद आपका एक बार डाटा स्टोर हो गया, वो डाटा फीस डिपार्टमेंट वाले भी यूज कर रहे हैं आपकी फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए, क्लास टीचर यूज कर रहे हैं अपने अटेंडेंस रजिस्टर में रिकॉर्ड रखने के लिए, सब्जेक्ट टीचर्स यूज कर रहे हैं आपके मार्क्स रिकॉर्ड करने के लिए, लाइब्रेरी वाले मैम यूज कर रहे हैं आपके लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रखने के लिए। मतलब डाटा यूज नंबर ऑफ टाइम्स किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। एज अ रिजल्ट ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव access टू सिंगल डाटा सोर्स। इसका मतलब ये हुआ, एक बार डाटा स्टोर हो गया, उसको यूज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वही डाटा यूज फीस डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं, वही डाटा यूज क्लास टीचर कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट टीचर कर रहे हैं। जब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगने हैं, वहीं से डाटा उठाया जा रहा है। जब आपके अटेंडेंस मार्क करनी है, डाटा फिर से उसी डाटाबेस से उठाया जा रहा है। तो मतलब डाटा को, सिंगल डाटा सोर्स को बहुत बार यूज किया जाता है। ये पूरा जो सिस्टम है उसको डीबीएमएस बोलते हैं। अब एडवांटेज क्या है डेटाबेस बनाने का? हमने डेटाबेस बनाया है क्यों? फर्स्ट, रिडक्शन इन रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? मुझे ये नहीं करना पड़ रहा कि डाटा बार बार स्टोर करना पड़े। क्लास टीचर अपने लिए अलग से डाटा स्टोर कर रहे हैं, फिजिक्स टीचर अपने लिए अलग से डाटा स्टोर कर रहे हैं, केमिस्ट्री टीचर अपने लिए अलग से डाटा स्टोर कर रहा है, मैथ्स टीचर अपने लिए अलग से डाटा स्टोर कर रहा है। ये काम नहीं करना। तो इससे क्या होगा, अगर क्लास टीचर वही 30 बच्चों का नाम रोल नंबर अलग से लिख रहे हैं, फिजिक्स टीचर अलग से 30 बच्चों का नाम रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं, केमिस्ट्री टीचर अलग से 30 बच्चों का, तो इस तरीके से रिपीटिशन ऑफ सेम डाटा हो रही है, तो मेमोरी भी ज्यादा यूज होगी। तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है। एक बार 30 स्टूडेंट्स का डाटा हमने स्टोर कर दिया, उसी डाटा को ये सभी टीचर्स यूज करेंगे, वो बार बार स्टोर नहीं करेंगे। स्टोर तो एक प्लेस पर हो गया, डेटाबेस में स्टोर एक बार सारा डाटा कर दिया गया, कोई रिपीटिशन नहीं होगी, सभी टीचर्स उस डाटा को यूज करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे दोबारा। तो इससे कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग डाटा ऑन हार्ड डिस्क या अदर मेमोरी डिवाइसेस रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड, इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाती है। सपोज करो एक स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज करवाया, अब अगर हमने डेटाबेस नहीं बनाया तो क्या होगा, क्लास टीचर अपने डाटा में एड्रेस चेंज कर लेगा। अगर बच्चे ने साइंस टीचर को जाकर नहीं बताया तो साइंस टीचर के डाटाबेस में तो
ओल्ड एड्रेस सेव्ड है, बट बच्चे का तो एड्रेस चेंज हो गया, तो उसको हर टीचर को जाकर अपना डाटा चेंज करवाना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा, है ना। तो इससे बचने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है। एक बार डेटाबेस में एड्रेस चेंज कर दिया, वो हर किसी के पास चेंज हो जाएगा, अलग से हमें बार बार जाकर डाटा को चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंगल कॉपी ऑफ डाटा है, क्योंकि उसी को असेस कर रहे हैं, उसी को अपडेट कर रहे हैं सभी के सभी यूजर्स, तो डाटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये नहीं होता कि क्लास टीचर के पास तो एड्रेस कुछ और है, फिजिक्स टीचर ने अपडेट नहीं किया था तो फिजिक्स टीचर के पास पुराना एड्रेस है, केमिस्ट्री टीचर के पास भी पुराना एड्रेस है। तो इस तरीके से डाटा कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है। डेटाबेस में एक बार चेंजेस कर दिए, वो सबके पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। थर्ड है इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी। सेम इन्फॉर्मेशन डिफरेंट यूजर्स को अवेलेबल है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है, डिफरेंट यूजर्स जो यूज कर रहे हैं डेटाबेस को, तो अवेलेबल हो रहा है डाटा नंबर ऑफ यूजर्स को। फोर्थ, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। डेटाबेस जब बनाया जाता है, प्रॉपर पासवर्ड्स लगाए जाते हैं, सबको असेस, किसको क्या असेस देने, डिफरेंट टाइप के असेस होते हैं। रीड ओनली असेस, मतलब सिर्फ डाटा को रीड किया जा सकता है, या चेंज करने का असेस। सपोज मार्क्स को चेंज करना है, एक स्कूल का ऐप है, उस स्कूल के ऐप में कोई ना कोई मार्क्स डाल रहे हैं ना, तो वो मार्क्स कौन डाल रहे हैं? आपके टीचर्स। जो टीचर के पास असेस है वो राइट असेस है, टीचर राइट कर सकते हैं मार्क्स। स्टूडेंट के पास ओनली रीड असेस है, और रीड भी किसका? अपने मार्क्स का। जो स्टूडेंट है वो सिर्फ अपने मार्क्स रीड कर सकता है, देख सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता। तो जब डेटाबेस बनाया जाता है, किसको कितना असेस देना है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। टीचर्स को राइट करने का असेस दिया जाएगा, चेंज करने का असेस दिया जाएगा, और स्टूडेंट को सिर्फ अपने मार्क्स रीड करने का असेस दिया जाएगा, तो सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, यूजर फ्रेंडली। डीबीएमएस की हेल्प से हम डाटा को इजीली असेस कर सकते हैं, मॉडिफाई, डिलीट। अब जैसे अगर मैनुअली रिकॉर्ड बन रहा है, मैनुअली हमने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे, अगर मुझे किसी के मार्क्स चेंज करने हैं तो लिस्ट में कटिंग करनी पड़ेगी, या कई बार पूरी लिस्ट दोबारा बनानी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए डीबीएमएस को यूज किया जाता है, जिसमें डाटा को डिलीट करना, मॉडिफाई करना इजी हो जाता है। जब कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट बन रहा है तो उसमें चेंजेस करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय डेटाबेस। क्या क्या ऑपरेशंस किए जाते हैं? फर्स्ट, डिफाइनिंग द डेटाबेस। इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप ऑफ डाटा that will be stored in database and also constraints on that data। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी कोई फॉर्म भरा हो, जिस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, सपोज आपका नेम मांग रहे हैं, आपसे आपका फोन नंबर मांग रहे हैं। आप फोन नंबर में टाइप करने लगे हो, गलती से आपने एबीसी या कुछ ऐसे लेटर्स लिखने शुरू कर दिए, तो वो लिखे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लिखे जाएंगे? क्योंकि फोन नंबर में एबीसी का तो कोई काम नहीं है, फोन नंबर्स में तो डिजिट आनी चाहिए, 94 सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ, कंस्ट्रेंट्स लगा दिए गए डाटा पर कि जहां पर फोन नंबर है ना, वहां पर अल्फाबेट्स नहीं टाइप किए जाएंगे। तो डेटाबेस में सबसे पहला काम होता है डिफाइनिंग द डेटाबेस। हमने क्या क्या डाटा उठाना है, क्या क्या डाटा स्टोर करना है डेटाबेस में। डाटा टाइप ऑफ द डाटा दैट विल बी स्टोर्ड। डाटा टाइप का क्या मतलब है? किस टाइप का डाटा है? जैसे नेम, नेम में होंगे अल्फाबेट्स, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी? अल्फाबेट्स, जिसको हम करेक्टर्स और स्ट्रिंग्स इस नाम से जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोन नंबर, फोन नंबर में न्यूमेरिक डाटा होगा 1 2 3 4, उसमें स्ट्रिंग या करेक्टर नहीं होंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले जब डेटाबेस बनाया जाता है, डेटाबेस को डिफाइन किया जाता है। डिफाइन करते वक्त हम ये बताते हैं क्या डाटा स्टोर होगा और उसकी डाटा टाइप क्या होगी। जैसे अगर नेम है तो वो अल्फाबेटिकल डाटा होगा, फोन नंबर है तो वो न्यूमेरिक डाटा होगा। तो इस तरीके से डाटा टाइप को स्टोर किया जाता है, और उस पर क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट मतलब फोन नंबर, कोई अगर गलती से फोन नंबर 11 डिजिट का डाल रहा है तो उसको एरर शो हो कि आपका फोन नंबर 11 डिजिट का नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर कोई फोन नंबर 9 डिजिट का डाल रहा है, मतलब 10 के अलावा कितनी भी लेंथ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये हो गया कंस्ट्रेंट ऑन दैट डाटा। मार्क्स, कोई मार्क्स एंटर कर रहा है, हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि मार्क्स 0 से 100 के बीच में ही हो सकते हैं। बाय चांस कोई टीचर 108 मार्क्स लिख रहा है तो वो एरर दे देगा कि मार्क्स तो 0 से 100 के बीच में हो सकते हैं, आप कुछ गलत डाटा एंटर कर रहे हो। नेक्स्ट, हमने डेटाबेस में बता दिया क्या क्या डाटा होगा। सेकेंड स्टेप है पॉपुलेटिंग द डेटाबेस। स्टोर करना डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स को स्टोर करना। मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस, मैनिपुलेटिंग मतलब मॉडिफाई करना, उससे डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना। क्वेरिंग द डेटाबेस, टीचर ने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड कर दिए, सबसे पहले तो क्या स्टेप्स हो चुके हैं। सपोज स्कूल का रिजल्ट बन रहा है, सबसे पहले तो किसी ने डेटाबेस बनाया कि 10th क्लास के
इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएस, आईपी, इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर होंगे। 11th क्लास की स्ट्रीम अगर मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्टोर होगा। अगर नॉन मेडिकल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्टोर होगा। अगर ह्यूमैनिटीज है तो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके मार्क्स स्टोर होंगे। तो ये हो गया डिफाइनिंग द डेटाबेस, कि डिफाइन कर दिया कौन सी स्ट्रीम है, उसके अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट का डाटा स्टोर होगा। पॉपुलेटिंग द डेटाबेस, टीचर ने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड कर दिए उस डेटाबेस में। थर्ड, मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस, उससे हमने परसेंटेज निकालनी है। टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन कौन से है, पोजीशन होल्डर कौन से है, वो डाटा कलेक्ट करना है, रिट्रीव करना है। क्वेरिंग द डेटाबेस, जनरेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस एटसेट्रा, ये सारा काम मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस है। शेयरिंग द डेटाबेस, अलो मल्टीपल यूजर टू असेस द डेटाबेस एट सेम टाइम पर। अब रिजल्ट वाला दिन है, रिजल्ट वाले दिन सारे स्टूडेंट्स अपना डाटा देख रहे हैं, अपने मार्क्स देख रहे हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स उस डाटा को असेस कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस, प्रोटेक्ट करना डेटाबेस को अनऑथराइज्ड असेस से, मतलब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डाटा को यूज या व्यू ना कर पाए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेलियर ना हो, उससे डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना। मेंटेनिंग द डेटाबेस, जैसे जैसे चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में चेंजेस करना। तो ये बहुत सारे ऑपरेशंस है जो डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर मतलब जो डीबीएमएस होता है, दैट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड। मतलब क्या हुआ इसका? इसको बोलते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा वर्ड का मतलब डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा, मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा, या इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा भी बोलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज स्कूल का डाटा स्टोर हो रहा है, रोल नंबर स्टोर होगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नेम स्टोर होगा, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर होंगे। अब इस डाटा का मेटा डाटा क्या है? रोल नंबर होगा नंबर में, न्यूमेरिक होगा ना, नेम होगा टेक्स्ट में, मार्क्स होंगे नंबर्स में बट फ्रॉम 0 to 100। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट द डाटा, दैट इज नोन एज मेटा डाटा। मतलब जो डीबीएमएस होता है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग मींस डीबीएमएस में डाटा तो होता ही है कि क्या डाटा स्टोर होना है, प्लस डिस्क्रिप्शन अबाउट डाटा, मेटा डाटा भी होता है कि वो डाटा किस टाइप का डाटा है, उसे भी स्टोर किया जाता है। इसीलिए जो डीबीएमएस या डेटाबेस है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट इज इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डाटा। ये सेकंड फीचर है डेटाबेस की। एग्जांपल, स्कूल ने एक ऐप बनाया, उस ऐप में स्टूडेंट जाकर अपने मार्क्स देख सकते हैं। अब एक तो डेटाबेस बना होगा, डेटाबेस में सभी स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, मार्क्स फीड किए गए होंगे। स्टूडेंट को ये नहीं दिख रहा कि ये डेटाबेस कहाँ बना हुआ है, स्टूडेंट तो सिर्फ अपना ऐप यूज कर रहे हैं। तो ऐप हो गया प्रोग्राम और डाटा हो गया डेटाबेस जहां पर ये सब कुछ स्टोर किया गया। अब स्कूल वालों ने सोचा कि हम ना नेम, रोल नंबर, मार्क्स के अलावा स्टूडेंट का एडमिशन नंबर भी शो कर देते हैं। तो उसके लिए सिर्फ डेटाबेस में चेंजेस किए जाएंगे, ऐप को बदलने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रोग्राम और डाटा इंसुलेटेड है, लिंक्ड नहीं है। ये नहीं कि अगर मुझे डेटाबेस में एडमिशन नंबर एक और फील्ड ऐड करनी है तो मुझे ऐप में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। डेटाबेस जो बना रहा है वो अपने आप एडमिशन नंबर ऐड करेगा, तो आपको ऐप में भी एडमिशन नंबर दिखने लग जाएगा। प्रोग्राम दैट असेस दिस डाटा डू नॉट नीड टू बी चेंज्ड। ऐप को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डाटा अलग से डीबीएमएस में स्टोर्ड है। जो भी चेंजेस डेटाबेस में किए जाएंगे वो ऐप में अपने आप दिख जाएंगे, मुझे ऐप को बदलने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं डाटा प्रोग्राम इंडिपेंडेंस या प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस। प्रोग्राम और डाटा आपस में इंडिपेंडेंट है। थर्ड इज शेयरिंग ऑफ डाटा। अब मल्टीपल यूजर्स कैन असेस डेटाबेस एट वंस इन अ मल्टी यूजर सिनेरियो। बहुत सारे यूजर्स यूज कर सकते हैं डाटा को। Therefore, DBMS must have concurrency control software to provide concurrent access to database without encountering any consistency issue. Suppose रिजल्ट के दिन है, मैथ्स वाले टीचर ने भी मार्क्स अपलोड करने हैं स्टूडेंट के, केमिस्ट्री वाले टीचर ने भी मार्क्स अपलोड करने हैं, फिजिक्स वाले टीचर ने भी मार्क्स अपलोड करने हैं। जैसे ही इन तीनों टीचर्स के बंडल चेक हो जाएंगे, वो जाकर डेटाबेस में जाकर मार्क्स अपलोड करने वाले हैं। तो बहुत सारे यूजर्स हो गए ना जो डेटाबेस को एक ही टाइम पर यूज कर रहे हैं, तो शेयरिंग ऑफ डाटा होनी चाहिए। ये ना हो कि ये तीनों के काम में कोई रुकावट हो।
तो डेटाबेस की ये फीचर भी है, शेयरिंग ऑफ डाटा। जो क्लास के बच्चों के नेम रोल नंबर है वो मैथ्स का टीचर भी यूज करेगा, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी। मतलब डाटा नंबर ऑफ यूजर्स एक ही टाइम पर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स ऑफ डीबीएमएस। डिफरेंट टाइप के यूजर्स कौन कौन से हैं, इसको फिर से मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहला है एंड यूजर। एंड यूजर है आप लोग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ऐप को यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यूजिंग द ऐप। आप लोग अपने स्कूल का ऐप यूज कर रहे हो जिसमें आप अपने मार्क्स देख रहे हो। तो यूजर्स हु यूज डेटाबेस फॉर क्वेरिंग, मॉडिफाइंग, जनरेटिंग रिपोर्ट एज पर देयर नीड्स। तो जी जो ऐप यूज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता ये ऐप कैसे बना है, इस ऐप में डाटा किसने डाला है, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो बस ऐप से अपना रिजल्ट देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स होंगे एंड यूजर। सेकंड डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए कौन है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर authoring access, monitoring its use, providing technical support, acquiring software hardware resources। मतलब ये वो पर्सन है जो सभी स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं। पर्सन मैनेजिंग द डेटाबेस, जो ये देख रहा है कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड हो गया कि नहीं, एप्स में डाटा फेच हो रहा है कि नहीं, ऐप डाटा फेच कर पा रहा है कि नहीं, डाटा ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। तो डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सारे चीजें चेक कर रहा है, मैनेज कर रहा है डेटाबेस को। द पर्सन मैनेजिंग द डेटाबेस, जहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर हो रहे हैं, जहां से स्टूडेंट्स अपने मार्क्स देख रहे हैं, किसको कितना असेस देना है, स्टूडेंट को सिर्फ रीड असेस देना है, टीचर्स को राइट असेस देना है, ये सारा काम जो संभाल रहा है ना वो डीबीए है। थर्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अब स्कूल वालों ने किसी को तो बोला होगा ना कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाकर दो, तो जो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, जिसने स्कूल के लिए ऐप बनाया है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। जिसने प्रोग्राम बनाया, मोबाइल ऐप बनाया, और उस मोबाइल ऐप से आप लोग रिजल्ट देख रहे हो, तो जो मोबाइल ऐप बनाने वाला पर्सन है दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिख रहा है टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। फोर्थ है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट कौन है, who plays major role in database design and all technical, economic and feasibility aspects। ये वो पर्सन है जो जाकर आपके टीचर्स से बात कर रहा है, समझ रहा है उनकी नीड्स क्या है, कि उनको अपने ऐप में क्या क्या दिखाना है। सिस्टम एनालिस्ट जाकर टीचर से बात करेगा कि जो टीचर्स है वो किस तरीके का ऐप चाहते हैं, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का ऐप चाहता है जिसमें स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स दिखें, उनकी परसेंटेज दिखें, क्या स्टूडेंट को क्लास में आने वाले फर्स्ट बच्चे के मार्क्स पता चले या ना पता चले। तो ये जो सारी चीजें कलेक्ट कर रहा है ना डाटा, जो जाकर स्कूल स्टाफ से बात कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि नीड क्या है, क्या क्या फीचर्स की जरूरत है बिफोर प्रोग्रामर स्टार्ट कोडिंग। जो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर है ना, इससे पहले कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर जाकर प्रोग्राम बनाए, उससे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो पर्सन कलेक्ट कर रहा है, उसे सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा समझने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, बट एग्जाम्पल से याद रखोगे आपको इजी लगेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। डीबीएमएस को यूज करने के एडवांटेज तो बहुत है, बट लिमिटेशन क्या है। अब ये सारा काम जो पिछले स्टेप्स देखे, कितने सारे बंदों का काम है, एक पर्सन का तो काम नहीं है ना। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक एनालिस्ट है, और इसके अलावा टीचर्स जो अपना रिकॉर्ड डाल रहे हैं, ऐप बनाने वाला है, तो हाई कॉस्ट लगती है। डीबीएमएस सिस्टम को बनाने के लिए टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, साथ में जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग है वो भी हाई है। सेकंड, सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स। अनऑथराइज्ड एक्सेस से डेटाबेस को बचाना है, ये ना हो ना डाटा मार्क्स को कोई आकर चेंज कर जाए, अनऑथराइज्ड पर्सन आकर मार्क्स अपलोड कर दे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना एक चैलेंज है। दूसरा, डाटा का बैकअप लेना बहुत जरूरी है, ताकि लॉस ना हो, किसी भी वजह से जो डाटाबेस है वो उसके अंदर डाटा स्टोर्ड है वो लॉस ना हो, इससे बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये लिमिटेशन है डीबीएमएस को यूज करने का। हमने यहाँ तक जो आपका यूनिट 1 था ना, उसमें से सिर्फ डीबीएमएस को पढ़ा है। इसके बाद आरडीबीएमएस और माइस्क्ल एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, डाटा इज कलेक्शन ऑफ डैश फैक्ट्स व्हिच हैवंट बी प्रोसेस्ड टू रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सेम एनसीईआरटी की लाइंस हैं, उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाया हुआ है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रो फैक्ट्स होते हैं ना, डाटा इज कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। नेक्स्ट, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल यूजर टू रेट, मेंटेन एंड यूज अ डाटा। क्या है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स? डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
इसमें सिर्फ आपसे मतलब फुल फॉर्म जानने की कोशिश करी गई है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है, बिल्कुल सही। प्रोग्राम और डाटा इंसुलेटेड होते हैं, ये भी ठीक है। शेयरिंग ऑफ डाटा होता है, ये भी ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यूजर्स हु यूज डेटाबेस फॉर क्वेरिंग, मॉडिफाइंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स, वो यूजर जो क्वेरी मतलब अपना रिजल्ट देख रहे हैं, मॉडिफाइंग जनरेटिंग रिपोर्ट्स एज पर देयर नीड्स, उनको लेना देना कोई नहीं है कि ये जो डेटाबेस है वो किस तरीके से बनाया गया है। तो वो कौन है? एंड यूजर। एंड यूजर हो गए स्टूडेंट्स जिनको कोई लेना देना नहीं है डेटाबेस किसने बनाया, कैसे डाटा को कलेक्ट किया गया, कैसे डाटा को स्टोर किया गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्वेरिंग, मॉडिफाइंग, जनरेटिंग रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर ये मॉडिफाइंग वर्ड से ये मत समझना कि मार्क्स को मॉडिफाई करना। वो अपना जो ऐप है ना, ऐप में सिर्फ टर्म 1 के मार्क्स देखना चाहता है, टर्म 2 के मार्क्स देखना चाहता है, अटेंडेंस देखना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इस मॉडिफाइंग को वो मत समझ लेना कि जो चेंजेस कर रहा है डाटा में। जो डेटाबेस को यूज कर रहा है वो एंड यूजर है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीबीएमएस, रिडक्शन इन रिडंडेंसी। रिडंडेंसी रिड्यूस होती है, ठीक है। एक ही जगह पर डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है, जगह जगह पर डाटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इंप्रूव्ड कंसिस्टेंसी, ये भी ठीक है। क्लास टीचर ने अगर एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज किया, वो सेम चेंज फीस डिपार्टमेंट के पास भी हो गए। ये नहीं कि बार बार एड्रेस सबको अलग अलग चेंज करना पड़ रहा है। ये ना हो क्लास इंचार्ज के पास अलग एड्रेस लिखा हुआ है, फी काउंटर वाले मैम के पास अलग एड्रेस लिखा हुआ है, तो इससे कंसिस्टेंट नहीं रहता डाटा। तो डीबीएमएस की हेल्प से कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है। इंप्रूव्ड अवेलेबिलिटी, डाटा बहुत सारे लोगों पास अवेलेबल होता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 के आगे के टॉपिक्स के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।